आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे वीडियो, क्योंकि इसमें जितने भी इजी तरीके से हो सकता है मैंने ये कोशिश किया है कि आपको इजी तरीके से समझाया जाए। और ये सारी चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो ये आई आई टी जी नीट इसके लिए तैयारी करना आपको बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें पैरामीटर्स हैं जो मैंने इसमें कंसिडर किया है, मैंने आपको डिस्कस किया है। तो इसी से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने इससे पहले जो सर्कुलर पाथ के लिए डिस्कस किया था, जो रेडियस निकाला था या फिर टाइम पीरियड निकाला था, उसमें बताया था कि क्यू एंड बी से कैसे वेरी करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, मास पे कैसे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन वहीं से पुटअप होते हैं, वही सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको कंसिडर किया जाता है। ये पूछा जाता है कि जो बच्चा इन सारी चीज़ों को जान रहा है या नहीं है, इसके बारे में कंसेप्चुअल चीज़ें हैं या फिर बस मैथमेटिकली डिराइव किया और उसको भूल गया। तो वो सब चीज़ें, कंसेप्चुअल चीज़ें, उसको कंसिडर करना ज़रूरी होता है और इसी चीज़ से क्वेश्चन आती है। तो अब हम लोग देख रहे हैं हेलिक्स के बारे में। देखते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को आप एक सर्टेन एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड से आप रिलीज करेंगे तो वो कैसा मोशन करेगा। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल motion of a charge particle when it is projected when it is projected at an angle alpha with magnetic field intensity B। कोई चार्ज पार्टिकल को अगर सर्टेन एंगल पे रिलीज किया जाए तब क्या होगा। सपोज दैट कि ये हमारा B है, इस तरह से हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में B है और एक चार्ज पार्टिकल को सर्टेन एंगल पे रिलीज किया गया। ठीक है, सर्टेन मतलब ये B है तो B से वो सर्टेन एंगल बनाता हुआ, अल्फा एंगल बनाता हुआ, ऐसे एक चार्ज पार्टिकल को ये B एंगल, इसको सर्टेन वेलोसिटी, ये Q चार्ज पार्टिकल स्मॉल q है, ये अल्फा एंगल बनाता हुआ इससे रिलीज किया गया। ठीक है, तो क्या होगा देखिए। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट्स तो होगा परपेंडिकुलर टू द B ये, एंड एक कंपोनेंट्स होगा इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा, V cos अल्फा, एंड इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या हो जाएगा, V sin अल्फा। तो ये V cos अल्फा क्या करेगा, इसको इंटेंसिटी वेक्टर B के डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे लिनियरली ऊपर की ओर, और ये V sin अल्फा क्या करेगा, इसको सर्कुलर मोशन देगा। आपको याद होगा जब अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जितने भी केस थे, सभी केस में क्या कर रहे थे, जो चार्ज पार्टिकल जो था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर होता था तो मैक्सिमम फोर्स लगता था। ठीक है, और वो फोर्स क्या होता था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर होता था। तो ये एक रीजन डेवलप करेगा जिसके वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसे ये मूव करता जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज हेलिक्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये गड़बड़ बन गया है तो आप इसको थोड़ा सा कंसीडर कर लीजिएगा। इस तरह से बनेगा, यहाँ पे टच होना चाहिए, ये यहाँ पे टच होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह का मोशन करेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है कि ये जो हेलिक्स जो बन रहा है इसका टाइम पीरियड क्या होगा। जब ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ तक आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पिच। पिच क्या होता है कि यहाँ से ये चला और ये कंप्लीट आया। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ, तो ये जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये कवर करेगा, दैट इज नोन एज पिच। ये जो होगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये हेलिक्स बुलाता है, इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, लिखिए, मैं लिखाता हूँ इसको। ठीक है, फिर मैं इसको डिराइव कराता हूँ। लिखिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड,
when a charged particle is projected at a certain angle in a given magnetic field, then the charged particle has two motion. One is along the magnetic field intensity, and another one is perpendicular to the magnetic field intensity. The velocity along the perpendicular to the velocity along perpendicular to the magnetic field intensity will be provides a circular motion, whereas a velocity along the magnetic field intensity provides a linear motion. So at the same times the charged particle moves circular as well as linear motion. So such types of motion is known as motion of a charged particle. Such types of motion is known as motion of a charged particle on a helix. This one is known as helix. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हेलिक्स. मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑन हेलिक्स. ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, हमें निकालना है इसका अब सेकेंड अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पिच. व्हाट इज द पिच? लिखिए द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल to complete one revolution is known as pitch. So here you can see this is the one complete revolution of the charged particle. So this is known as pitch. This is the pitch. Again another pitch is from here to here. This is the another pitch. This is the another pitch. So this is the pitch. ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस, द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द पिच, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पिच, और मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी हमें दे रखा है, रेडियस ऑफ द पिच एंड द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू वन कंप्लीट रेवोल्यूशन और टू कवर वन पिच, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको कि कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अब देखिए फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो रहा है, जो आपका फोर्स जो है, ये जो फोर्स लग रहा है ये परपेंडिकुलर टू बी है, ये इस तरह से चल रहा है. ठीक है, मतलब ये क्या होगा, ये जनरली देखा जाए दैट इज द टेंजेंशियली फॉर्म करेगा ऐसे. ठीक है, ये टेंजेंशियली है इस तरह से. ऑलवेज क्या होगा, सर्कुलर मोशन, ये देख रहे हैं सर्कुलर मोशन स्टार्ट करा तो ये टेंजेंट, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन करता था तो क्या होता था, ऐसे टेंजेंट होता था, इसीलिए ये टेंजेंशियली है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ से लिखेंगे कि नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल is equal to what, mass into acceleration as per the Newton's second law, mass into acceleration. ठीक है, अब नेट फोर्स जो लग रहा है इस पर कौन सा लग रहा है, एक मैग्नेटिक फोर्स ही लग रहा है आपको. तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कि मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, यही होता है.
ठीक है। अब यहाँ पे Q तो है, हमारा ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका स्मॉल q तो है, लेकिन V का क्या हो गया, V के दो कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के, V sin अल्फा एंड V cos अल्फा। V sin अल्फा इज परपेंडिकुलर टू द B, सो यहाँ पे ये जो वेलोसिटी लेगा दैट इज द परपेंडिकुलर टू द B, शुड बी द परपेंडिकुलर टू द B, सो हियर द V इज इक्वल टू व्हाट, V इज इक्वल टू V sin अल्फा नॉट V cos अल्फा। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। V cos अल्फा का जो अगर देखें तो दिस इज द इन द डायरेक्शन ऑफ द बी, तो इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो एंगल बिटवीन बी एंड द बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया, बट दिस वन इज द परपेंडिकुलर टू द बी, सो द इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हमें यही भी कंसिडर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका Q एंड V के जगह पे क्या हो जाएगा, V साइन अल्फा इंटू बी एंड किधर, टुवार्ड्स द सेंटर, क्योंकि जब ऐसे चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, बी, ये बी, और आप जब देखेंगे तो ये फोर्स जो लगेगा क्या, बी क्रॉस बी टुवार्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स लगेगा, तो ये हो जाएगा क्यू भी साइन अल्फा, ठीक है, इंटू बी इज इक्वल टू मास, मास हो गया आपका m एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर अपॉन आर, तो v इज इक्वल टू व्हाट, v साइन अल्फा, ये हो जाएगा v साइन अल्फा का स्क्वायर और अपॉन r, दिस इज द रेडियस ऑफ द पिच। ये r क्या है, रेडियस ऑफ द पिच है। अब दोनों ही साइड देखें तो ये v साइन अल्फा और स्क्वायर तो समाप्त हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, आपको r निकालना है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v साइन अल्फा अपॉन व्हाट, Q इंटू बी। आप अगर इससे प्रीवियस जो आपने केस देखे थे जो सर्कुलर मोशन था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको साइन अल्फा या उसमें आपको साइन अल्फा नहीं था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी, उसमें क्या था, ऑलरेडी भी क्या था हमारा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी था टू द बी। अब हमें क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो यहीं से निकालते हैं कि भी साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी साइन अल्फा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर इंटू क्यू बी अपॉन एम। अब टाइम पीरियड निकाल लीजिए, तो टाइम पीरियड टी ऑफ द पिच, टी इक्वल टू लिखिए टाइम पीरियड ऑफ पिच। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 2 पाई आर अपॉन भी साइन अल्फा। ठीक है, ये भी साइन अल्फा ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भी साइन अल्फा ही परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो हमें यही लेना है। तो 2 पाई आर एंड भी साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, आर इंटू क्यू बी अपॉन एम। ये आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा कि 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यदि आपको याद होगा जो हमने पहले केस में निकाला था, सर्कुलर केस में यही टाइम पीरियड आया था, मतलब देयर इज नो चेंज इन द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ है, जो आपका ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि ये एंगल बना, टाइम पीरियड में नहीं, रेडियस में चेंज आया है। आप रेडियस में देखें तो रेडियस में चेंज आया, क्योंकि ये साइन अल्फा है वैल्यू, अगर साइन ये अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो रेडियस का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। अगर अल्फा का वैल्यू आपका क्लोज टू जीरो होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा, वेरी लेस होगा। ठीक है, तो आर में वेरिएशन आएगा, ये आर का जो ये जो हेलिक्स बन रहा है इसके आर के मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें क्या होगी, रिमेंस कांस्टेंट होगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। आप वेलोसिटी में भी देख सकते हैं, अगर साइन अल्फा इधर डाल दे तो मे भी वेरिएशन वेलोसिटी में भी आ रहा है, वेलोसिटी में भी वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, बट आपका बाकी चीज़ें टाइम पीरियड देखेगा, टाइम कितना लगेगा, वो आपको टाइम पीरियड रिमेंस कांस्टेंट ही आ रहा है, दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है उसी को तो हमें कंसीडर करना है, तो भी साइन अल्फा इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये है आपका केस ऑफ द हेलिक्स। लिख लीजिए, 2 लाइन लिखिए, मैं लिखा देता हूं आपको इसको। सो द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ इज इक्वल टू, अब हमें निकालना है पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, डिस्टेंस अलोंग द फील्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब हमें ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जब वन पिच ये कंप्लीट किया तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल बाय
charge particle in intensity, magnetic field intensity direction, इज इक्वल टू व्हाट, इधर वेलोसिटी कितना है v cos अल्फा एंड टाइम कितना है, दैट इज द टाइम पीरियड। तो आप इसको पुटअप करिए, टाइम पीरियड आपका ये है, तो ये क्या आ जाएगा आपका कि v cos अल्फा इंटू 2πm, तो ये हो जाएगा आपका 2πm इंटू v cos अल्फा अपॉन q इंटू v। This is the distance covered by charge particle to complete one revolution, मतलब वन पीच में ये इतना डिस्टेंस कवर किया। अब आपको बोल देगा कि टोटल यहाँ से यहाँ तक कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, ये निकालिए। तो वन आप नंबर्स ऑफ पीच काउंट कर लीजिए, ठीक है, जितना होगा उतना के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम पीरियड से, तो आपको टोटल टाइम निकल जाएंगे, ठीक है। उससे भी नहीं होता, अगर ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये वेलोसिटी से आप डिवाइड कर दिए, टाइम निकल जाएंगे, ठीक है। तो एज पर द क्वेश्चन आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका हेलिक्स मोशन पीच, ठीक है, और इसके ये डेरिवेशन थे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग कि क्या होगा, और उसके बाद है सो फिर हम लोग आगे देखेंगे। आगे इससे जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बॉयट एंड सेवर्ट लॉ देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर अगर कोई है, ठीक है, उसमें रखा हुआ है, तो उसका मोशन कैसा होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये देखा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या कैसे वो बिहेव करेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका हेलिक्स। मैं हटा दूं इसे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि कभी आपको कोई लोग आप किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करिए, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास जब लूँगा तो उसको डिस्कस करने के बाद ही मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो लेकिन आप कमेंट करेंगे तब, जब तक आप कमेंट नहीं आएगा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो आपको कमेंट करने पड़ेंगे कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट कीजिए, फिर मैं उसके अनुसार फिर नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूँगा, जब वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें आपको उस चीज़ को डिस्कस करके तब मैं आगे बढ़ूँगा। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए। Yes, the question is, write down two particle x and y, two particle, that is two particle x and y having two particle x and y having same charge. Question is, two charge particle, two particle x and y two particle x and y having same charges are released in a given electric field, having same charges are released in a given electric field, sorry, given magnetic field. In a given magnetic field, show that it passes through same potential difference, so that it
passes through same potential differences. Same potential differences. Same potential difference says. Sorry, this is the electric field, not a magnetic field here. Given electric field so that it passes through same potential differences. Says after passing through the same potential differences in electric field, both charged particles enter in a uniform magnetic field. So potential difference after passing through same potential differences, it passes through a uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Uniform magnetic field. Perpendicularly. Passes through a uniform magnetic field perpendicular, means magnetic field के perpendicular जा रहा है, perpendicularly. And then particle enter in a uniform magnetic field perpendicularly and it follow a circular path. It follow a circular path. It follow a circular path of radius R1 and R2. R1 and R2. ठीक है, अब हमें क्या करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर masses. इस दोनों के मास का रेशियो हमें निकालना है. ठीक है, टू पार्टिकल एक्स एंड वाई, फिर से मैं पढ़ देता हूँ. टू पार्टिकल एक्स एंड वाई हैविंग सेम चार्जेज आर released in a given electric field so that it passes through same potential differences. After passing through the same potential difference, passes through a uniform magnetic field perpendicularly and it follow a circular path of radius R1 and R2. Find the ratio of their masses. ट्राई कीजिए इसको, सिंपल है, थोड़ा सा आपको सोचना है. ठीक है, देखिए इसके बाद क्लास एंड करेंगे. सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई दोनों क्या कर रहा है? सेम पोटेंशियल डिफरेंस. पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में था, ये ऐसे दोनों ही क्या है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है. क्या कर रहा है? टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई हैविंग सेम चार्ज है, दोनों पर सेम चार्ज है. आर लीड इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट पासेज थ्रू अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो सपोज दैट ये आपका
पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल चला, ठीक है, इसका चार्ज दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है। तो ये आपका चार्ज पार्टिकल Q है, ठीक है, मतलब इसको मान लेते हैं कि x मान लेते हैं, ये मान लेते हैं x, तो इसका मास मान लेते हैं mx, और ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका मान लेते हैं my। दो चार्ज पार्टिकल है, एक को हमने x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। क्लियर है, ठीक है। अब ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस से जा रहा है ये चार्ज पार्टिकल, इस पर भी चार्ज सेम चार्ज है q है, इस पर भी चार्ज q है। तो जितना वेलोसिटी से ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, तो जितना वेलोसिटी से ये जाएगा उतना ही वेलोसिटी से क्या जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि चार्ज सेम है तो फोर्स दोनों पे क्या लगेंगे, सेम ही लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब निकलेगा तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। अब ये कहाँ इंटर कर गया, ये इंटर कर गया एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ये कहाँ इंटर कर रहा है, ये इंटर कर रहा है इन्हें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये इंटर कर रहा है, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर गया। तो यहाँ से जब ये आएगा, यहाँ से सपोज दैट कि इसका वेलोसिटी अगर आ रहा है कि यहाँ पे आपका ये v0 बन रहा है, तो इसका भी v0 बनेगा, क्योंकि दोनों पर क्या है, सेम ही चार्ज है। जितना फोर्स यहाँ से यहाँ तक इसको q इंटू इस डायरेक्शन में लगा हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो q इंटू इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लगेगा उतना ही इस पर भी फोर्स लगेगा। तो दोनों का क्या है, लेकिन मास डिफरेंसेज हैं। अब मास का देखना है कि मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो दोनों पे सेम ही लगेंगे, ठीक है। तो ये है आपका। अब रही बात कि अगर मास सपोज दैट अगर डिफरेंट होंगे तब आपका जो वेलोसिटी है वो डिफर करेगा, क्योंकि ये एक्सीलरेटेड मोशन होगा, क्यू ई लगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, टू पार्टिकल एक्स एंड वाई हैविंग सेम चार्ज आर इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड शो दैट इट पासेस थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर पासिंग थ्रू द सेम, इट पासेस थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एंड फॉलो अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 और r2। अब इसके मास के बारे में हमें मास का रेशियो ही निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मास का रेशियो तो निकालना है, लेकिन वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। फील्ड पर चार्ज पार्टिकल इंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एंड देन डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ, तब वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, ठीक है। तो आपको निकालना है कि मास ऑफ द दोनों का मास का रेशियो क्या होगा। तो हमें वेलोसिटी अलग अलग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों के मास अगर अलग होंगे तो ये मान लेते हैं कि ये v1 है, ये क्या हो गया आपका v2 हो गया। अगर एक लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मास जब डिफर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी डिफर करेगा, क्योंकि फोर्स जब लग रहा है q इंटू ई, तो क्या हो जाएगा कि q इंटू ई इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो mx इंटू ये हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन a1। तो इसका एक्सीलरेशन अलग, इसका एक्सीलरेशन दोनों का अलग होगा, तो वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है डिफर करेगा। तो हम दोनों का अगर सेम मान लेते तो गड़बड़ होता। अब यहाँ पे जब आया तो परपेंडिकुलर b हमारा इधर है, b इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b, ठीक है। ये आपका v और ये आपका v है और v इधर है, तो v क्रॉस b ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही इन करेगा तो ये एक सर्कुलर पाथ बना देगा ऐसे। मान लिया कि ये बना रहा है कितना, ये है इसका रेडियस r1 है, ठीक है। और ये जब इंटर करेगा तो ये दूसरा सर्कुलर सर्किल बनाएगा ऐसे, इसका मान लेते हैं कि ये r2 बना रहा है दोनों, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है मास रेशियो। क्या निकालना है, हमें निकालना है मास रेशियो निकालना, मास का रेशियो निकालना, ठीक है। जबकि रेडियस ऑलरेडी r1 r2 आपको दे रखा है, ये दे रखा है, इसका रेडियस r1 बन रहा है, इसका r2 बन रहा है, ठीक है। तो हमें मास, जैसा कि देखिए जब ये यहाँ पे इंटर करेगा, यहाँ पे जब आएगा तो दोनों के वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे जितना वेलोसिटी इसको है उतना वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड द बी के डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स, ये वेलोसिटी ऑलवेज मेंटेन रहेगा, ये वेलोसिटी ऑलवेज मेंटेन रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल ऑफ द एक्स जो होगा वो, अब इसको देखें तो इसका अगर हम देखें तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका अगर आप वेलोसिटी v1 की बात करें तो v1 अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपने को याद होगा फार्मूला जो हमने निकाला था अभी, क्या आया था उसमें, इससे पहले वाला जो फार्मूला था ये था आपका कि r/b/m, यही था आपका। तो ये हो गया mx। सिमिलरली v2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ये r1 है, ये हो जाएगा r2q इंटू b/my।
यही हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 की बात करें तो 1/2m v1 का स्क्वायर mx v1 स्क्वायर, ठीक है। एंड ये हो जाएगा आपका क्या कि 1/2 एंड ये हो जाएगा आपका mx, ठीक है। एंड v1 इज इक्वल टू दिस वन, तो ये हो जाएगा आपका कि r1/3b/mx का होल स्क्वायर। तो ये टर्म आपका समाप्त होते स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कि r1/3b क्या हो जाएगा 2mx होगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली इसको जब निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि r2/3b का होल स्क्वायर अपॉन 2my। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, ठीक है। अब जैसा कि देखिए ये जो मोशन होगा और ये जो मोशन होगा दोनों ही क्या है सेम मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो इन दैट केस आपको काइनेटिक एनर्जी जैसा कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे रहा है मैग्नेटिक फील्ड दोनों का और सेम है, सो मैग्नेटिक रीजन में जा रहा है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा रिमेंस कौन, यहाँ पर क्या रहा सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे रहा, फिर ये सेम मैग्नेटिक फील्ड में गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। मास वेरी कर रहा है, मास वेरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगा इसका, अगर काइनेटिक एनर्जी में क्या है मास में मल्टीप्लाई है, एनर्जी तो रिमेंस कांस्टेंट है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है एनर्जी आपका है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये यहाँ पे जितना था उतना ही इसके लिए भी है, ठीक है। जितना इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही इसके लिए भी है, तो एनर्जी तो रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि r1/3b का स्क्वायर अपॉन 2mx इज इक्वल टू r2/3b का स्क्वायर अपॉन 2my। अब जरा सा देखिए यहाँ से 2 और 2 समाप्त हो जाएगा, ये आपका x है, ठीक है, ये आपका x है। यहाँ से अगर देखें तो ये b q हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मास का रेशियो निकालना है mx अपॉन my। इसको इधर आने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कि mx अपॉन my इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये r1 अपॉन r2, ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मतलब मास का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, रेडियस का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये था आपका, ये भी आईआईटी में क्वेश्चन पूछा है, आईआईटी का ही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें हमें टिक लगाने थे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर आज छोड़ते हैं हम लोग, और उसके आगे जो टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा बॉयट एंड सर्वट लॉ नेक्स्ट क्लास में टुमारो, ठीक है। यदि कोई डाउट है आपको, यदि कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स डालिए। कोई सजेशन देना है या कुछ चीज़ें आपको लग रही है कि जो लेक्चर हो रहा है उसमें कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सजेशन दीजिए। जब आप मुझे सजेस्ट करेंगे तभी मैं उसके अनुसार इम्प्रूव करूँगा, लेकिन आप जब देखेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी होगा। तो फिर आप मुझे बताइए, फिर उसके अनुसार मैं इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।